वालेकुम। आज का लेक्चर 2 है। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन किस तरीके से लिखे जाते हैं। हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन का हमारे पास फॉर्मेट क्या होता है। अगर 2 वेरिएबल हों तो हमारे पास फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होता है, ax + by = c, जिसमें से a, b, c कांस्टेंट हैं, x और y वेरिएबल हैं या फिर अननोन भी कहते हैं उसे, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। 3 वेरिएबल में हमारे पास ax + by + c z = d, जहाँ पे a, b, c और d कांस्टेंट्स हैं और x, y और z अननोन्स हैं बिकॉज़ हमें उनकी वैल्यूज़ रिक्वायर्ड होती हैं। इसी तरीके से हमारे पास अगर फाइनाइट सेट है इक्वेशंस का, बहुत सारी इक्वेशंस हैं लेकिन फाइनाइट हैं, वी कैन काउंट देम। तो वो सेट जो है इक्वेशंस का वो हमारे पास कहलाता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और अगर वो लीनियर इक्वेशन है तो वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है बेसिकली। अब हमारे पास अगर n वेरिएबल्स हैं, मतलब क्या कि बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, बहुत सारे, तो हम उसको अपनी आसानी के लिए, अपने ईज़ के लिए वेरिएबल का नेम एक रखते हैं, सब्सक्रिप्ट में चेंजेस करते हैं। जैसे x1, x2 और nth वेरिएबल अगर है तो वो xn है। इसी तरीके से उनके कोफिशिएंट्स में भी a1, a2 और an कर देते हैं। और कांस्टेंट हमारा एक ही होता है तो उसके लिए हमें कोई सब्सक्रिप्शन ज़रूरत नहीं होती, उसको हमने b कह दिया लेट्स से। और अगर हमारे पास एक से ज़्यादा इक्वेशंस हैं, बहुत सारी हैं, तो हम क्या करते हैं, उनके कोफिशिएंट्स को भी अब क्या करते हैं, थोड़ा-सा सब्सक्रिप्शन में उसके चेंज लाते हैं। क्या है कि भाई पहली इक्वेशन का जो पहला कोफिशिएंट है वो a11 लिखा जाएगा। अब a11 किस तरीके से याद रखेंगे आप, कि i और j याद कर लो। i का मतलब है इक्वेशन नंबर, j का मतलब है पोज़ीशन। तो इसी तरीके से पहली इक्वेशन का जो थर्ड है वो क्या बन जाएगा, a13। 1 आपका रिप्रेजेंट करेगा इक्वेशन नंबर को, थर्ड आपको बताएगा भाई थर्ड वेरिएबल का कोफिशिएंट है। b1 यहाँ पे इसलिए लिखा है कि पहली इक्वेशन का कांस्टेंट, और b2 आपको बताएगा वो दूसरी इक्वेशन का कांस्टेंट है। और इसी तरीके से ये x3 मतलब दूसरी इक्वेशन में जो a23 है ये बता रहा है कि दूसरी इक्वेशन का थर्ड एलिमेंट है। ठीक है जी। लीनियर पे हमने देखा कि अगर हमारे पास ये b 0 हो जाए तो वो होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती है हमारी। फिर एंड में हमने देखा लीनियर और नॉन लीनियर हमारे पास क्या डिफरेंस होता है, कि हम किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकें कि भाई लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो नॉन लीनियर में हम देख लेते हैं, तो लीनियर अपने आप समझ आ जाएगी। नॉन लीनियर में आपके पास क्या है कि रूट में कोई टर्म नहीं होनी चाहिए, कोई टर्म सॉरी वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट टर्म नहीं होनी चाहिए दो वेरिएबल्स के बीच में या तीन वेरिएबल्स के बीच में, या फिर सिंपली वेरिएबल्स के बीच में प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, डिग्री वन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर वो कॉस साइन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म या लॉग के साथ या फिर एक्सपोनेंट के साथ वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, तो वो नॉन लीनियर है। कोफिशिएंट्स की कोई भी पावर हो सकती है, कोफिशिएंट्स कितना ही अजीब भी हो सकता है, अदर देन इन्फिनिटी, तो अनडिफाइंड। बहरहाल आज हम देख लेते हैं कि हम सॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं हमारी लीनियर इक्वेशन का। अब यहाँ पे मैं दो इक्वेशन कंसिडर कर रहा हूँ, यानी कि मैं एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कंसिडर कर रहा हूँ। लेट्स से मेरे पास इक्वेशन है 5x प्लस 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 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 कर देते हैं, और ये कर देते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। आसान है सॉल्व करना। तो अगर हम बच्चों वाला मेथड लगाएं, वही अलजेब्रा हमने जो सीखी है अपने बचपन में, वो ये है कि हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें, ये कैंसिल हो जाएंगे और फिर ये बन जाएंगे 7x इज इक्वल टू, ये इस तरफ भी 7 है, ये काटेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और फिर जब हम उसको उठा के यहाँ पुट करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा 5 इंटू वन दैट इज़ 5, और 3 इधर है तो 3 माइनस 5 विच इज़ y इज इक्वल टू -2। तो ऑल इन ऑल अगर मैं कहूँ तो हमारे पास इस सिस्टम का जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू -2। कोई डाउट हो तो आप करके देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से तो यही है और ये सही भी है, मुझे पता है। ठीक है जी। तो एक तरीका तो ये कि आप लिखेंगे भाई द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम इज x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू -2, बट जो सही तरीका है, जो स्टैंडर्ड वे है इस सॉल्यूशन को लिखने का किसी भी लीनियर इक्वेशंस के या कोई भी इक्वेशंस के, तो वो हमारे पास पेयर में लिखे जाते हैं, वो ऑर्डर में लिखे जाते हैं बेसिकली। यानी कि अगर आपके पास दो वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे ये x कॉमा y है, तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसे लिखे जाएंगे 1 कॉमा -2। और ये प्रेजेंट क्या कर रहे हैं कि अगर एक्स वाई का आप ग्राफ प्लॉट करें तो ये जो लाइंस हैं, ये दो लाइंस हैं, ये इंटरसेक्ट करेंगी एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे और वाई इज इक्वल्स टू -2 के पॉइंट पे, कहीं पे वो इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है।
तो ये तरीका होता है हमारे पास लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को लिखने का। लेकिन अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा वेरिएबल हैं, तो वो भी यही तरीका है हमारे पास। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्वड हैं, तो अब आप क्या करोगे, x1 सॉरी अब आप क्या करोगे, x1 कॉमा x2 कॉमा, अब मान लो आपके पास nth वेरिएबल्स हैं, तो अब आप उनके सॉल्यूशन को कैसे लिखेंगे? अगर पहले वाले का सॉल्यूशन आप s1 कह दो, s स्टैंड फॉर सॉल्यूशन, और दूसरे वाले वेरिएबल का s2 कह दो, और इसी तरीके से जो nth वेरिएबल है उसके सॉल्यूशन को sn कह दो, तो आप इस तरीके से लिखोगे। अब ये चीज़ जो है ना, ये s1 s2 अप टू sn, ये जो ऑर्डर में लिखी है, इसको हम कहते हैं लीनियर अलजेब्रा में, मैथमेटिक्स में, ऑर्डर्ड एन टपल। कंफ्यूज नहीं हो, ये सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि कितने ऑर्डर का आपको सोल्यूशन है। अगर हमारे पास दो वेरिएबल होते, इफ n इज इक्वल्स टू 2, तो हम उसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, जैसे कि अबव केस में है, ऑर्डर्ड पेयर। इसी तरीके से अगर n इज इक्वल्स टू 3 हो जाए, तो उसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपल। और मैथ में 4 को क्वार कहते हैं, तो ऑर्डर्ड क्वाड। इसी तरीके से क्वाड्रुपल हो जाएंगे, क्वांटुपल हो जाएंगे, इस तरीके से एन जितने बढ़ते जाएंगे वो आपका ऑर्डर बताएंगे सॉल्यूशन का। इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है। ठीक है जी। तो अब ये तो बात हो गई कि सॉल्यूशन किस तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन एक बात और हमें जहन में रखनी है, वो ये कि हमारे पास जो सॉल्यूशन होते हैं उनकी कुछ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। उसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, प्रिसाइजली अगर कहा जाए तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़। तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पॉसिबिलिटीज़ ऑफ सॉल्यूशन, पॉसिबिलिटीज़। अच्छा, 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं हमारे पास। अब इसमें जो सबसे पहली पॉसिबिलिटी है, वो ये है कि आपका कोई सॉल्यूशन ही ना है। क्या मतलब? नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है? नो सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आपने कोई इक्वेशन सॉल्व की और आपके पास कोई वैल्यू आ ही नहीं रही। क्या मतलब? कि अगर मैं जो लाइंस आपको गिवन थी उनको मैं अगर किसी ग्राफ पे प्लॉट कर दूं, तो वो क्या होंगी? पैरेलल। मतलब वो किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही। तो जब वो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, तो सॉल्यूशन बनेगा किधर? वो तो सिंपल लाइन है, उस पर तो कोई भी एक्स की वैल्यू रखते चले जाओ, वो तो लाइन को तो सेटिस्फाई करेगी। और वाई की कोई भी वैल्यू रखते चले जाओ दूसरी में, वो उसको सेटिस्फाई करेगी। तो बेसिकली नो सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपके पास लाइंस पैरेलल हैं, वो इंटरसेक्ट किसी भी पॉइंट के ऊपर नहीं कर, सॉरी उल्टा लिख देगा, किसी भी पॉइंट के ऊपर वो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही, तो हम कहते हैं कि वहाँ पे नो सॉल्यूशन। एग्जाम्पल हम देखेंगे, एग्जाम्पल हम अभी देखेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके पास हो यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ग्राफिकली क्या है? उसका मतलब ये है कि वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। जैसे ऊपर वाले केस में ये एक पॉइंट होगा जहाँ पे जो दो लाइंस क्रॉस कर रही थी, लेट्स से कोई लाइन ऐसे होती या ऐसे होती, तो इस एक सिंगल पॉइंट पे अगर क्रॉस कर रही है ना, तो वो हमारा यूनिक सोल्यूशन है। किसी एक पॉइंट पर ये पैरेलल है तो नो सोल्यूशन है। तो एक पॉसिबिलिटी नो सोल्यूशन, हमारे पास इंटरसेक्शन नहीं हो रही। यूनिक सोल्यूशन में इंटरसेक्शन हो रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही मर्तबा हो रही है, वो भी सिंगल पॉइंट है, तो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन है। जैसे ऊपर वाले केस को पकड़े तो वो -1 -2 पे कर रही है, तो ये यूनिक सोल्यूशन है। और जो थर्ड पॉसिबिलिटी है हमारे पास, जो हमारे पास थर्ड पॉसिबिलिटी वो है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन।
इनफाइनाइट का इन्फिनिटी का निशान सिंबल है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब ये है कि दो लाइंस तो हैं लेकिन वो कोइंसाइडिंग है, मतलब दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर ही हैं, तो वो हर पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रही है, तो वहाँ पे अनगिनत इनफाइनाइट सॉल्यूशंस अकर होंगे। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब ये भी है कि एक्स और वाई की वैल्यू सेम रहेगी हमेशा, हमेशा, क्योंकि दोनों लाइंस ही सेम है। तो ये हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन को हमने ग्राफिकली देखा। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं इक्वेशन में, मतलब हमारे पास किस तरीके से हमारे पास नॉन सॉल्यूशन के एग्जांपल देख लेते हैं, यूनिक की भी देख लेते हैं और इनफाइनाइट की भी एक देख लेते हैं। सो जस्ट अ मिनट, मैं इक्वेशन आपको बता देता हूँ। यूनिक की तो मैं आपको दिखा चुका हूँ ऊपर है, यूनिक की मैंने आपको दिखाई ऊपर, जिसमें हमारे पास x इक्वल्स टू 1 आया था और y इक्वल्स टू -2 आया था, तो वो एक यूनिक सॉल्यूशन था, वो एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्शन हो रही थी विच इज़ 1 कॉमा -2। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास नो सॉल्यूशन की कौन सी एग्जांपल होगी। अब नो सॉल्यूशन की एग्जांपल के लिए एक इक्वेशन यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, एग्जांपल ऑफ नो सॉल्यूशन। तो उसके लिए ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 कर लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। तो अब अगर हम इस सिस्टम को हम अगर हम कंसीडर करें और लेट से मैं पहली इक्वेशन से इसको ऐसे कर लूँ कि x मैं निकाल लेता हूँ 4 माइनस वाई, और मैं इसको जब यहाँ पे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो ये बन जाएगा 4 माइनस वाई प्लस 3y इक्वल्स टू 6। तो ये बन जाएगा 12 माइनस 3y प्लस 3y इक्वल्स टू 6। ये कैंसिल, 12 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, मतलब कहना का मकसद ये है कि ये आ रहा है 0 इज इक्वल टू -6 विच इज़ इम्पॉसिबल टू गेट। क्या मतलब है इस बात का हमारे पास कि ये जो सिस्टम है ये नो सॉल्यूशन का सिस्टम है। हमारे पास एक ऐसी चीज़ अकर हो रही है जो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो सिस्टम है हमारे पास ये वाला, ये हमारा नो सॉल्यूशन है, इसमें ना हमारे पास x की कोई वैल्यू आएगी ना y की कोई वैल्यू आएगी। तो ये हमारी एग्जांपल थी नो सॉल्यूशन की। अब इसी तरीके से इनफाइनाइट मैनी की भी देख लेते हैं, एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कोई एग्जांपल आई गेस क्या ठीक रहेगी, 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 16x माइनस 8y, 4। अब आप अगर ध्यान दें तो ये जो इक्वेशन मैंने कंसीडर की हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में, ये अगर आप ध्यान दें ना तो ये दोनों की दोनों इक्वेशन सेम है। आप कहोगे नहीं है, सेम नहीं है, ये देखो ये इधर 16 लिखा है इधर 4 लिखा है। तो बेटा अगर आप इसको इस इक्वेशन को 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, मैं लिख देता हूँ, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करवा दो 4 से, तो क्या ये नीचे की तरह नहीं बन जाएगी। और वो ठीक भी होगा कि हमने दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन करवाई है, बाद में दोनों तरफ डिवीजन करवा दें तो दोबारा वही इक्वेशन बन सकती है। तो अगर मैं इस पूरी पहली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, वो दूसरी इक्वेशन के इक्वल नहीं आएगी। ये बन जाएगा 16x, ये बन जाएगा 8y, ये बन जाएगा 4।
तो जब दो इक्वेशन सेम है सिस्टम में, इसका मतलब वो कोइंसाइडिंग है, हमने ग्राफ पे देखा था। तो इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल्स टू वाई होगा, ठीक है। तो वो कोई x की कोई भी वैल्यू को, y की कोई भी वैल्यू को, मतलब सेम ही आएंगी, सेम वैल्यू को वो हर बार सेटिस्फाई करेंगी। तो ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन का केस हो गया। सॉरी, ये क्या करते हैं? तो ये हो गया इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो हमने क्या देखा आज के लेक्चर में? आज के लेक्चर में हमने देखा कि हमारे पास सॉल्यूशन किस तरीके से लिखते हैं हम। हमने एक कंसीडर किया सिस्टम को जिसमें हमारे पास एक्स की एक वैल्यू है, वाई की एक वैल्यू है। हमने देखा कि उसको ऑर्डर फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाता है। और अगर हमारे पास एन वेरिएबल्स हों तो उनके सॉल्यूशन को हम ऑर्डर एन टपल कहेंगे। और अगर दो दो हैं, अगर वेरिएबल दो हैं तो हम उसको ऑर्डर पेयर कहते हैं, तीन है तो ऑर्डर ट्रिपल कहते हैं। फिर हमने देखा कि सॉल्यूशन की हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं: नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब है कि वहाँ पे लाइंस इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही किसी पॉइंट पे। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये है कि वो किसी एक सिंगल पॉइंट पे कर रही हैं। इनफाइनाइट का मतलब है कि वो कोइंसाइडिंग है। तो इसमें हमने एग्जांपल देख ली। अब ये जो हमारे पास हमने बिल्कुल शुरू में जो एग्जांपल की है वो यूनिक सॉल्यूशन की, बिकॉज वी हैव एक्स और वाई की वैल्यू जो हमारे पास आई हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वो अलग अलग है, तो यूनिक वैल्यू है। तो ये यूनिक का केस हो गया। अब नो सॉल्यूशन का केस क्या है कि आपके पास एक्स और वाई की कोई वैल्यू ना है। मतलब ये देखें आपके पास क्या बन रहा है, जीरो इक्वल टू माइनस सिक्स, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये आपकी एग्जांपल हो गई नो सॉल्यूशन की। इस तरीके से इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की क्या होगी कि हमारे पास इक्वेशंस ही सेम बन रही हैं। तो वहाँ पे वो केस बन गया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का। तो ये तो तीन वेरिएबल, दो वेरिएबल का था। तीन वेरिएबल में भी इसी तरीके से ही होता है। तीन वेरिएबल में अगर आपके पास कोई प्लेन्स है तो उसमें क्या होगा ना, उसमें बस एक चीज़ की एडिशन है। इफ थ्री वेरिएबल्स हैं, इफ थ्री वेरिएबल्स, अगर हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं तो उसमें क्या होता है ना कि आपके पास अगर तीनों की तीनों, इफ ऑल थ्री प्लेन्स coincide, then infinite many solution. If all three planes coincide at a single point, then unique solution. और अगर दो प्लेन्स कोइंसाइड हो रहे हैं और तीसरा नहीं हो रहा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तीनों ही कोइंसाइड नहीं हो रहे, नो सॉल्यूशन। समझ आ रही है? तो इस तरीके से होते हैं। तो तीन प्लेन है अगर आपके पास, या तीन तीन वेरी तीन प्लेन्स हैं, वो आपके ऊपर पूरी मतलब तीन लेयर बनी हुई हैं। दिख रही वो एक है लेकिन चिपके में, तो इसका मतलब क्या है कि वो इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन है। वो अगर किसी एक सिंगल पॉइंट पे, लेट से ये ऐसे है, अब ये जो इस पॉइंट पे अगर सिर्फ इस एक पॉइंट पे तीनों के तीनों मिल रहे हैं, प्लेन्स कोइंसाइड कर रहे हैं सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे, तो ये हमारे पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन है। अगर तीन प्लेन्स के अंदर और तीनों अगर प्लेन चिपके हुए होंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट मैनी हो जाएंगे। और अगर दो कोइंसाइड कर रहे हैं, एक नहीं कर रहा, तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। इसी तरीके से तीनों के तीनों ही नहीं कर रहे तो भी नो सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही। अपने रखिएगा बहुत ख्याल। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।